यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे सी टेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोशल स्टडी के लिए। ठीक है, तो ये पहला सेट मैंने क्लास दिया था मई 2012 का। पी सेट मैंने डील किया था। एक पार्ट मैंने बनाया था सोशल स्टडी का, 30 क्वेश्चन किया था। आज मैं अगला 30 क्वेश्चन कर दूंगा। टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को इसके बारे में सिलेबस पता होगा क्या है, और इसके क्वेश्चंस पैटर्न क्या है, और कितने क्वेश्चंस आते हैं क्या है, सबको आपको पता होगा। ठीक है, किसी ने पूछा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 150 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। 150 मिनट आपको दिए जाते हैं, और पूरे पूरे 150 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होता है, तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ आप सॉल्व करते हैं। और मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, यहाँ पर टर्म क्या होता है कि 30 क्वेश्चन आपको सीडीपी से दिया जाता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज होता है हिंदी के लिए। दो पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 और पार्ट 1 या पार्ट 2, जो आपको चूज़ करना है, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में हिंदी को जो आपको रखना है। ठीक है, उसी तरह इंग्लिश का भी 30 आता है। ये भी दो पार्ट में होते हैं, पार्ट 1 या पार्ट 2। यदि आप पार्ट 1 में हिंदी रखते हैं तो इसमें पार्ट 2 में आपको इंग्लिश रखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ के बचे आपके कितने 60 में हो आपको वो आपका मेन पेपर हो जाता है, जिसके अंतर्गत लगभग 18 to 15 आपको सीडीपी बेस्ड होते हैं लैंग्वेज में, और बाकी आपका लैंग्वेज पेपर होता है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि 40 to 42 आपका पेपर का होगा मेन पेपर, और बाद बाकी आपके पेडागोजी लैंग्वेज पेडागोजी हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट पर। चलिए, मेन पॉइंट पर स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं बता देता हूँ। मैं IQ अड्डा अपने चैनल के नाम पर फेसबुक पर ग्रुप बना दिया हूँ, और फेसबुक पर जाकर सर्च करिएगा IQ अड्डा, आपको वो मिल जाएगा, और वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ प्रेसिडेंट पैलेस का नॉर्थ कैंपस का वहाँ पर प्रोफाइल मैंने लगा दिया है। ठीक है, वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पर भी आ गया हूँ, तो कुश कुमार 8943 सर्च करिएगा तो आपको मैं मिल जाऊँगा। वहाँ पर जाकर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हम पॉइंट पर। क्या है पॉइंट पर? हम लोग कर रहे थे प्रीवियस ईयर सी टेट सोशल स्टडी का, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 60 तक कर दिया था, तो अब उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, एक और बात मैं साथ ही साथ बोलते हैं, तो कोई भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए। प्रश्न कॉल करने से या मैसेज करने से कभी कोई मैं देख नहीं पाता हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, मैं वहाँ से पिकअप कर लूँगा आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह, तो मैं आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है, क्या सही है, क्या गलत नहीं है। ठीक है, अभी वॉइस थोड़ा कम आएगा क्योंकि मैं दूसरे के घर पर भी गेस्ट बन के आया हूँ। ठीक है ना, तो चलिए, कहाँ है क्वेश्चन? हाँ, एक और बात, मैं इसका प्लेलिस्ट बनाते जा रहा हूँ, तो उस पर जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, ये कहाँ चला गया विद्युत? हाँ, अभी हमारा पार्ट आ गया सोशल स्टडी। ठीक है, बहुत लंबा पेपर होता है ना, धीरे धीरे क्रॉस करना पड़ता है हमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने कर लिया था, 51 60। ठीक है, चलिए, अब 61 से आज से हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले मुझे सेट कर लेने दीजिए, ये क्रॉप करने पर या वीडियो अपलोड करते टाइम ये कट ना हो जाए, और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों दिख जाए। चलिए, सब कुछ ठीक है, पेनू सब ठीक है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है? अच्छा, एक और अपना नाम मैं बता देता हूँ। ठीक है, मेरा नाम हुआ कुश कुमार। मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का, आप ही का ये यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है IQ अड्डा। ठीक है, चलिए, अब मैं थोड़ा सा तेज बोल लेता हूँ। ठीक है, हो सके तो धीरे बोलने पर आप लोगों को सुनाई ना दे। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 61, मतलब आज का पहला क्वेश्चन कहता है, संविधान की समवर्ती सूची के विषय पर कानून को डैश द्वारा पारित किया जा सकता है। मतलब समवर्ती सूची जो हमारा है उस पर कानून कौन बना सकती है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा केंद्र व राज्य सरकार दोनों, तीसरा उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। देखिए, सीधा सीधा इसका आंसर है ऑप्शन सी, एलिमिनेट करिएगा। तो ये क्यों, आप लोगों को पता होगा। हमारे अनुसूचियों में कुल मिला के 12 अनुसूची है, जिसमें से अनुसूची नंबर 7, ठीक है, 7वां शेड्यूल में लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट मतलब ये सूची दिया हुआ है। अब उस लिस्ट में 3 लिस्ट है हमारा, एक ये सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, और एक कॉन्ग्रुएंट लिस्ट है। यहाँ पर लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बात समझ रहे? कॉन्ग्रुएंट लिस्ट इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल में तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट में स्टेट बनाती है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट लिस्ट जो होता है इसके अंतर्गत दोनों कानून बना सकती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन टर्म यहाँ पर क्या यूज होता है? टर्म यहाँ पर यूज होता है कि यदि केंद्र सरकार को ऐसा लगे कि ये जो कानून बन रहा है लोगों के हित में ना हो, या फिर संविधान के अंतर्गत ना है, या फिर किसी भी अन्य परिप्रेक्ष्य में या कंडीशन में या सिचुएशन में कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, तो केंद्र सरकार भी अपना एक पक्ष रखती है। यदि केंद्र सरकार अपना पक्ष यदि कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में यदि रख देती है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो पक्ष है वो खत्म माना जाता है,
ना माना जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, रिजल्ट फाइनली डिसाइड किया जाता है, केंद्र सरकार का ही कानून को मान्यता दी जाती है तब। क्लियर है यहाँ तक? आगे मैं बढ़ूँ, चलिए। अब ये कहाँ पर मैंने बता दिया, 7वां अनुसूची में है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा आज का 62, कहता है कावेरी नदी विवाद डैश के बीच है। ये किसके बीच में विवाद है कावेरी का? ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा गया है, रेलवे हो, एसएससी हो, सीटेट का तो फेवरेट क्वेश्चन रहा है, ये हर बार रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन करता है आंध्र प्रदेश कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, तीसरा है केरल और कर्नाटक, चौथा है तमिलनाडु और कर्नाटक। मैंने तो इसे आज से 4 साल पहले ईजी वे में याद किया था, ठीक है। क्या है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सीधा सीधा एलिमिनेट यदि करेंगे, मैप आप याद रखिएगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं मैप बता देता हूँ यहाँ पर सुबह सुबह है, ठीक है, गला फंस रहा है, ठीक है, अभी ब्रश भी नहीं ना किया, कोई बात नहीं। देखिए ये इंडिया का मान लीजिए मैप है। अब इंडिया का मैप में हटा करके अब मैं, आप समझ लीजिए मैं साउथ इंडिया के मैप में हूँ। तो याद रखिएगा, एक यहाँ पर स्टेट है, दूसरा स्टेट यहाँ पर है, ठीक है। इधर से कावेरी नदी बह के इधर की ओर जाती है। क्लियर है? अब देखिए क्या है, इधर से पानी जो छूटता है, तमिलनाडु राज्य सरकार जो है वो पूरा पानी इसको देती नहीं है, इसलिए विवाद चलता है। इसे कहता है, इसे मतलब केरल राज्य का कहना है कि आप पूरा पानी मुझे नहीं छोड़ते हैं अपने डैम के कारण। यहाँ पर कृष्ण राजा सागर बांध है, ठीक है, उन्हीं के बीच में है, ठीक है। तो ये जो नदी में जो बांध है, ये पूरा पानी नहीं छोड़ने के कारण इस केरल के, सॉरी, कर्नाटक में ये कहा जाता है, वहाँ की सरकार कहती है कि हमें पूरी तरह सिंचाई नहीं हो पाती है, ना मैं अपने लोगों को पानी प्रोवाइड कर पाता हूँ, इसलिए विवाद कई सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में हो गया? इसका आंसर है तमिलनाडु कर्नाटक, ठीक है। इस पर मैं थोड़ा सा यदि मैं कंटेंट आपको बता दूँ तो याद रखिएगा, तमिलनाडु का उत्तर वाले हिस्से में एक नीरा नदी है, ठीक है, उत्तर वाले हिस्से में नीरा नदी से जुड़ता है। अच्छा, कावेरी नदी को ही साउथ में गंगा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, या पश्चिमी घाट के पर्वत जो है ना, पश्चिमी घाट के जो क्या डेक्कन प्लेट्यूड, जिसको डेक्कन क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेट्यूड को हिंदी में पठार है ना, तो दक्कन का जो पठार है, वहाँ का जो ब्रह्मगिरी जो पर्वत है, वहीं से वो निकलने वाली पानी का एक लहर है, ठीक है, ये कावेरी नदी, ठीक है, वही वहाँ से ऐसे करके बह के निकलती है। बात सही है यहाँ तक? अब आगे मैं बढ़ूँ, चलिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा आज का क्या है, वीडियो पूरा देखिएगा, मैं एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है, डैश के द्वारा पहली बार पकाया हुआ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था, मतलब किसके द्वारा? मिड डे मील जो स्कीम था हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो लागू किया गया था। अब ये कमेंट बॉक्स में बताया गया इसे कब इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो इसे कहाँ स्टार्ट किया गया था सबसे पहली बार, ठीक है, मिड डे मील, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास उत्तर प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। जल्दी से बताइए, इसका भी लड्डू सा क्वेश्चन हर बारी पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इसका सीधा सीधा आंसर यदि आप लगाइएगा तो एलिमिनेट के उत्तर प्रदेश आपने सुना ही नहीं होगा, और उड़ीसा भी आपने सुना नहीं होगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु साउथ याद रखिएगा, इसी दो में एक है, तो इसका आंसर जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु ही है पहला राज्य है जहाँ पर मिड डे मील स्कीम पहली बार स्कूल व्यवस्था पर लागू कर दिया गया था। इससे क्या हो गया था कि बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो ठीक तरीके से रखे, वो भूखे पेट ना रहे। भूखे पेट होने का वो स्कूल से हाफ पीरियड करके भाग जाते थे लंच टाइम के बाद, या फिर स्कूल में नहीं आते थे। मिड डे मील एक स्कीम था ताकि बच्चों को कुछ खाना दे दिया जाए, भोजन प्रोवाइड किया, मतलब उनको क्या बताएं, एक आहार उसे दिया जाए ताकि वो खाली पेट ना रहे और स्कूल में सही तरीके से सही इन्वायरमेंट में खुशी खुशी पढ़ाई कर सकें। क्लियर है? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, यदि पूछ देगा कि उस समय के जो मुख्यमंत्री कौन थे, कौन, तब क्या बताएंगे आप? देखिए उनका जो नाम था उस समय के तत्कालीन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम था थीरू के कामराज, याद रखिएगा, थीरू के कामराज, ठीक है, याद रखिएगा नाम। तो कभी कोई यदि पूछ दे अंदर जा करके तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चेन्नई से ये आरंभ हुआ था, ठीक है, फिर तमिलनाडु का पूरे राज्य में ये फैल गया था। बात सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 आज का चौथा क्वेश्चन, विज्ञापन डैश को बढ़ावा देता है। क्या किसको बढ़ावा देता है? सामाजिक समानता को, सामाजिक असमानता को, सामाजिक न्याय को, या केवल उपयोगिता उत्पादकों का? जल्दी से बताइएगा। देखिए एडवर्टीजमेंट हम लोग क्यों करते हैं, प्रमोट्स क्यों करते हैं? इसे सोशल इक्वालिटी लाने के लिए नहीं, वो तो सिर्फ एक तरीके से क्या है, वो लड्डू दिखाने के लिए है ना, इमोशनली खेलते हैं हम लोगों के साथ, है ना। इनइक्वालिटी का तो बात ही नहीं आता है। और कोई न्याय करने वाला ये कौन होता है भाई, है ना। सोशल जस्टिस हमारे न्यायपालिका है ना, या फिर हमारी सरकार भी है, ठीक है, वो न्याय कर सकती है। बात है यहाँ पर एक प्रोडक्ट को बेचने के उद्देश्य से ये काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? जो अपने उत्पादक है उसको
अच्छा से ज़्यादा उपयोगी हो सके, समाज लोगों तक पहुंच सके, सिर्फ इसलिए वो विज्ञापन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। क्लियर है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते ये डाउट वाला क्वेश्चन है, सवाल हमेशा उठता है, कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, मैं भी शुरुआत में कन्फ्यूज था। कहता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते भारत, अब भारत क्या करेगा? आपके पास चार ऑप्शन है। धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप करता है, धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करता है, संविधान के अनुसार संवैधानिक दूरी बनाए रखता है, या फिर सभी धर्मों को संरक्षण देता है। देखिए, सबसे पहली बार एलिमिनेट करेंगे तो ये दोनों गोली मार दीजिए इसमें, है ना, उड़ा दीजिए। बच्चे आपके पास दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 और 4। क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 3 और 4 में? आप क्या करेंगे जल्दी से बताइए। ठीक है, 3 और 4 में आप क्या करेंगे? देखिए, यही तो सवाल है यहाँ पर। मैंने बहुत जगह देखा है, यहाँ पर ऑप्शन 3 में मारा हुआ, बहुत जगह में यहाँ देखा हुआ। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं जाऊँ तो यहाँ पर संवैधानिक दूरी बनाए रखने को ही मैं लेकर चलूँगा। रीज़न मैं बता देता हूँ। देखिए, धर्मनिरपेक्ष को कहाँ कहाँ लिखा गया है, कहाँ इसे एक्सप्लेन किया गया है, जल्दी से बताइए। ये हमारे प्रस्तावना में एक्सप्लेन किया गया, जिसे हम प्रेम्बल कहते हैं। अब वो प्रेम्बल किसके द्वारा अपनाया गया? हम लोगों के द्वारा। क्लियर है? अब हम किसके अंतर्गत चलते हैं? संविधान के अंतर्गत चलते हैं। देखिए, लिंक मैं बनाता जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब संविधान हमारे द्वारा अपनाया गया है, संविधान हमारे हमारे लिए है और हम संविधान के लिए हैं। ठीक है, देश के लिए है। सब कुछ हम ही पर डिपेंड करता है। हम ही राजा को इलेक्ट करते हैं, भले ही अप्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन महामंत्री जिसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहते हैं, उसे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से वोट डालते हैं। तो ये क्या है, संवैधानिक स्तर से दूरी बना के रखता है कि किसी भी धर्म के आधार पर वो ना रहे। तो हम धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या संविधान में उल्लेख किए हैं, इसलिए वो संविधान से धर्म से संबंधित दूरी बनाए रखता है। इसलिए इसका आंसर सी सही जाना चाहिए, तीसरा सही जाना चाहिए। क्लियर है? अब बात करता है सभी धर्मों को संरक्षण। अरे वो तो एक्सप्लेन किया हुआ ही है, वो तो प्रस्तावना में, संविधान के अलग अलग पॉइंट में, मौलिक अधिकार में, हम है ना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, सब जगह तो एक्सप्लेन किया, वो तो है ही। लेकिन यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में एक्सप्लेन किया गया, इसलिए धर्म को आधार पर संविधान से दूरी बना करके रखते हैं हम धर्म को। क्लियर है ना? अच्छा, एक शब्द आप बताइएगा मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स करके कि धर्मनिरपेक्ष कब ऐड किया गया था? तो याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जब वो आया था। कब? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, सॉरी, वो उस समय हमारे प्रस्तावना में इसे ऐड किया गया था। ठीक है, अब ये कब आया था? 1976 में आया था। याद रखिएगा, ये सब टर्म आपसे पूछ सकता है। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है, यहाँ पर जो डाउनलोड किया हुआ है ना, थोड़ा दिक्कत करता है कभी कभी, कोई बात नहीं, चलिए, नहीं कटेगा। कहता है यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सुविधा है? लोक स्वास्थ्य देखभाल करना, जन विरोध करना, पब्लिक स्कूल या लोक भविष्य निधि। तो कौन सी सार्वजनिक सुविधा है, जल्दी से आप बताइएगा। तो एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। पब्लिक स्कूल होगा नहीं यार, विरोध होगा नहीं। पब्लिक स्कूल क्या है, हर जगह सुविधा देती है, तो पैसे लेती है आपसे, तो इसे तो सीधा हटा दीजिए। लेकिन लोक भविष्य निधि, सिर्फ आप भविष्य के लिए देखते चले जाएंगे नहीं। लेकिन लोक स्वास्थ्य ऐसा चीज़ है, यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चे का जो जन्म होता है उसका यदि स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो धीरे धीरे अच्छी तरीके से वो बढ़ सकता है तो मेंटली भी स्ट्रांग रहेगा, फिजिकली भी स्ट्रांग रहेगा, और वो आगे भविष्य की ओर रास्ता देख पाएगा, खोज पाएगा। ठीक है, इसलिए लोक स्वास्थ्य इसका पहला ऑप्शन है। आगे चलते हैं, वंचित वर्गों से संबंधित लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर डैश के कारण उच्चतर है। किस कारण लड़कियों का स्कूल छोड़ने का कारण है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला, अभिभावकों का उनकी पढ़ाई के प्रति उदासीनता। दूसरा है जल्दी विवाह होना। तीसरा है उनके परिवारों के निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर। और लास्ट है बालिका विद्यालयों की अनुपस्थिति। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग मार दीजिएगा, सोसाइटी को, अपने सोसाइटी को देख करके मारिएगा तो बहुत कुछ आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर बी भी दे सकते हैं आप, इसका आंसर ये भी दे सकते हैं। लेकिन बेसिक टर्म, और या फिर ये भी दे सकते हैं कि बहुत जगह बालिकाओं लोग के लिए स्कूल वगैरह नहीं है। लेकिन बेसिक टर्म यदि मैं चलूँ तो ये हमारा मूल एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट है कि उनका सामाजिक स्तर भी थोड़ा नीचे है। बहुत जगह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। उनके जगह वो गरीब होते हैं तो इकोनॉमिक वैसा कंडीशन नहीं होता है पैसों से संबंधित घर का कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। वो क्या करते हैं, 9-10 साल होते हैं और अपने बच्चों को काम में लगा देते हैं कि आप काम करिए और अपने खुद से आप देखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो बेसिक टर्म हमारा क्या है कि जो सामाजिक आर्थिक स्तर है वो कमजोर है, इसलिए वो स्कूल को उनको छोड़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका ईवीएम, ये लड्डू सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा इसका जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका नाम है, फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कानून के शासन का अर्थ। अच्छा, एक सवाल सबसे पहले मैं यही करता, कानून के समक्ष समानता, ये जो आर्टिकल है कौन से आर्टिकल में, जल्दी से आप बता दीजिए। अब मैं
क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कानून के शासन का अर्थ क्या है? कानून तोड़ने की संभावना नहीं है। भाई साहब ये तो ऐसा सवाल ही नहीं, सीधा सीधा एलिमिनेट करिए। दूसरा है लोकतांत्रिक समाज के लिए नियम और कानून बनाने की अनिवार्यता। चलिए ठीक है, नियम और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, ये भी चलिए ठीक है। नियम कानून के उपभाग है। यार ये भी ऐसा कोई टर्म मुझे समझ में नहीं आ रहा, उपभाग तो उपभाग क्या है वो बात की बात है। अब मुझे बच गया, हमारे पास बचा है ऑप्शन 2 और 3। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कोई बताएंगे? फट से ना जल्दी से बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है, इसका सीधा सीधा, 1 मिनट बाबा ठंड मुझे लग रही है। हाँ ठीक है, चलिए इसका आंसर जाएगा नियम और कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, इसलिए कानून के समक्ष समानता, ये जो टर्म है ना, कानून के शासन का ही अर्थ होता है सबके लिए समान होना। तो नियम और जो कानून है सभी के लिए एक समान होते हैं, इसलिए ये आर्टिकल नंबर 14 में दिया गया है। समझ गया? अब आर्टिकल 14 क्या, हमारा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, ये कौन से भाग में आता है जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? सीधा सा ये भी लड्डू सा सवाल है, 1 तो होगा नहीं, 4 होगा नहीं। अब 2 और 3 पर विवाद चलता है, क्योंकि बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और एक और थे, उनका देखिए नाम दिमाग से उठ रहा है, ठीक है। हाँ, राव समिति, ठीक है। एक एल राव करके थे, उनका भी समिति बेसिक उन्हीं का था, राव जी का था। बाद में बलवंत राय, अशोक मेहता समिति। तो बेसिक टर्म हमारा क्या, 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था है। कौन कौन सा है? विलेज पर है, ब्लॉक पर है और एक जिला पर है। क्लियर है? गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। विलेज लेवल पर है, ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर, इसलिए 3 स्तर पर है। बेसिक हम इसे मानते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? 71 कहता है निम्नलिखित बोलता हूँ, सॉरी, डैश के द्वारा सामाजिक विज्ञानों की सार्थकता को पुनः प्रतिष्ठित करना महत्वपूर्ण। अब देखिए यहाँ से सीडीपी स्टार्ट होता है। सीडीपी को बताने के लिए मैं एक अलग सा यूनिट बना दूंगा, ठीक है। सीडीपी को कैसे हम समझते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर है ना? तो फटाफट इसको समझते हैं, सब मैं बता ही देता हूँ, 2 मिनट का टाइम है। देखिए सबसे पहले आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले चाइल्ड को बेस पर रखिएगा, एकदम ओरिजिन में रखिएगा, बीच में चाइल्ड को। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूँ, घर बनाना है तो बच्चों के लिए, कपड़े खरीदना है तो बच्चों के लिए, खाना बनाना तो सबसे पहले बच्चों को, स्कूल भेजना तो सबसे पहले बच्चों को, मतलब कोई घर में सामान आना है तो सबसे पहले बच्चों को दे करके, ठीक है। पढ़ाई करवाना, अच्छे से कोई कॉपी किताब खरीदना तो सबसे पहले बच्चों के लिए, ठीक है। तो सब कुछ बच्चों को एलिमेंट लेके रखना है। बात समझ रहे हैं? मैं घर से लेके स्कूल तक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। यदि मान लीजिए बच्चे क्वेश्चन में नहीं आ रहे, तो सबसे पहले समाज को रखना है। फिर समाज के अंतर्गत एक ऐसा टर्म खोजिएगा जिसमें सब कुछ आ जाए, सोशल, इकोनॉमी, है ना, और मतलब रिलीजन, कास्ट, सब कुछ आए, जिसमें जिसमें सबको इक्वलिटी नज़र आए, सब में समानता नज़र आए, ठीक है। ये टर्म याद रखिएगा। दूसरी बात, शिक्षक की यदि बात आए या फिर स्कूल माहौल का यदि सवाल उठे, तो सबसे पहले परीक्षा जो एग्ज़ाम लेने वाली जो टर्म आते हैं, वो आपको एकदम नहीं लगाना है, एकदम छोड़ देना है, ठीक है। पहला। दूसरा टर्म आपको पूछेगा कि मतलब सिर्फ आकलन करना, बच्चों को हम तौलते नहीं है यार, उसका आकलन हम नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा हर अलग अलग मेंटेलिटी का होता है, अलग अलग स्तर होते हैं उसके। तो वो अलग अलग स्तर से वो पढ़ सकता है, गेन कर सकता है, ठीक है, या फिर कुछ समय लगाए या फिर तुरंत कर ले। तो हम उसे तौलेंगे ना, उसकी उपेक्षा कुछ नहीं करेंगे। तो ये 4 टर्म आज मैंने बता दिया है, इसे लिख लीजिए, ठीक है। फिर मैं अगले टर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डैश के द्वारा सामाजिक विज्ञानों की सार्थकता को पुनः प्रतिष्ठित करना महत्वपूर्ण है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला करता है रोजगार के लिए इसकी बढ़ती सार्थकता को उजागर करने। दूसरा है विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखने। तीसरा है सामाजिक प्रघटना के ज्ञान की आवश्यकता को उजागर करना। और चौथा है एक व्यवस्थित समाज के लिए आवश्यक मूल्यों पर बल देना। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए सीधा सीधा आंसर है। सवाल पर वापस मैं आता हूँ, क्वेश्चन पर वापस आता हूँ। कहता है डैश डैश, ठीक है, के द्वारा सामाजिक विज्ञानों की सार्थकता को पुनः प्रतिष्ठित करना। मतलब जो सामाजिक सोशल साइंस जो है, उसको वास्तविक भूमिका निभाने के लिए हम क्या ऐसा कदम उठाएं जो संपूर्ण के लिए लेकर चले। तो हम कहेंगे विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखेंगे, बच्चे इस पर सोच सकें। सोशल साइंस क्या है कि साइंस के अकॉर्डिंग भी चलेगा, वो मैथ्स के अकॉर्डिंग भी चलेगा और आर्ट्स के अकॉर्डिंग चलेगा, जीके भी उसके अंतर्गत आ जाएगा। ये क्या है कि सब कुछ उसमें शामिल हो जाएगा, और जिसमें बच्चे क्रिएटिव माइंड के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। साइंस वर्ड क्यों यहाँ पर ऐड किया गया है? साइंस वर्ड ही ऐड किया गया क्योंकि रियल साइंस को हम ऐड कर सकें, भौतिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, उन सबको उसमें जोड़ सकें। इसलिए यहाँ पर विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस दोनों पर नींव यहाँ रखने के लिए बेस पर इसके द्वारा हम चलेंगे।
क्लियर यहाँ तक? आगे मैं बढ़ूँ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है। 72 कहता है सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचार को डैश पर मनन करना चाहिए। किस पर मनन करना चाहिए, किस पर विचार करना चाहिए? पहला कहता है विज्ञानों के साथ सामाजिक प्रघटनाओं की अंतर्निर्भरता। दूसरा कहता है स्थानीय प्रत्यक्षण पर राष्ट्र हित के प्रभुत्व। तीसरा है भारतीयों के नागरिक समझ को विकसित करने की आवश्यकता। और चौथा है किसी भी ऐतिहासिक घटना की चर्चा के साथ स्त्रियों के परिप्रेक्ष्यों की एकीकृत करना। तो जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। देखिए, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करते जाइएगा, मैं ऐसे बता देता हूँ। यहाँ पर पूछा सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचार, मतलब उसका जो करिकुलम है, उसका जो सिलेबस है, को डैश पर मनन करना चाहिए। किस पर उस पर मंथन करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए? तो इसका सीधा सीधा आंसर है विज्ञान के साथ सामाजिक घटनाओं की अंतर्निर्भरता। तो अभी 71 का क्वेश्चन 72 का क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता है, तो याद रखिएगा एक दूसरे के रिलेशन बना करके हम पाठ्यचार का निर्माण करेंगे, नहीं तो पता चलेगा भाई ये तो उत्तर है, ये तो दक्षिण वाला हिसाब हो जाएगा, है ना। सोशल साइंस मान लीजिए नॉर्थ में फेंका जाएगा, और आर्ट और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है मैथ्स है वो पूरा साउथ में फेंका है, तो पूरा रिलेशन ही नहीं बनेगा। इसलिए हमको पूरा संपूर्ण सिलेबस के मिला जुला करके बनाना है, ताकि उसमें एक दूसरे से रिलेशन बना करके काम कर सकें। जैसे कि स्टैटिक्स पढ़ते हैं क्लास 8 से स्टार्ट कर देते, तो उसमें क्या करते हैं, पॉपुलेशन देता है ना, स्कूल का मार्क्स देते हैं, ये सब क्या है, सोसाइटी के बेस पर ही क्वेश्चन है ना। प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं, क्लियर है। बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो बायो का भी, बायो में भी प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, तो मिला हुआ टर्म है ना। वाटर के बारे में हम यहाँ भी पढ़ते हैं, वहाँ भी पढ़ते हैं, पॉल्यूशन के बारे में वहाँ भी यहाँ भी पढ़ते हैं, बात समझ रहे हैं ना। सब एक दूसरे से क्या है, मिला जुला हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है। एक शिक्षक के सामने यह तर्क आता है कि लोकतंत्र का संसदीय रूप भारत के लिए उचित नहीं है। एक शिक्षक के सामने यह तर्क आता है कि लोकतांत्रिक संसदीय रूप भारत के लिए सही नहीं है। लोकतांत्रिक है, सबसे पहले लोकतांत्रिक, दूसरा संसदीय, ये क्या उचित नहीं है हमारे लिए? हाँ, एकदम है। लोकतंत्र है, हमारा शासन है भाई, पब्लिक का शासन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या पर नहीं दिया है ये भी याद रखिएगा, टर्म यहाँ पर चेक करते रहेगा। देखिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इस तरह के अलोकतांत्रिक विचारों को उठाने वाले विद्यार्थियों को घुड़कना चाहिए, मतलब उसको इग्नोर करना चाहिए? नहीं, एकदम कैंसिल करेंगे। उन्हें बताना कि इतनी जल्दी वे कोई भी मूल्य पर निर्भर एक मिनट, उन्हें बताना कि इतनी जल्दी वे कोई भी मूल्य भारित निर्णय ना करें, ये भी भाई सही नहीं लग रहा है। आगे चलते हैं, उन्हें बताना कि कोई अन्य व्यवहारिक विकल्प नहीं है, ये भी व्यवहारिक विकल्प तो हो सकता है यार, ठीक है। अगला देखिए, 3 मैंने काट दिया, अब देखिए क्या है चौथा। यह तर्क, इस तर्क को ना तो खारिज करे और ना ही सहमत हो, बल्कि संविधान की भावना की तरफ से इन्हें पुनः निर्देशित करें। हाँ, इस पर चर्चा करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि यदि कोई बच्चा सवाल करता है कि सर लोकतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, संसदीय व्यवस्था क्यों नहीं होना चाहिए, तो उस पर क्या करें, डायरेक्ट हम इग्नोर नहीं करेंगे, आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे, उस पर हम चर्चा करें कि क्यों ज़रूरत है, लोकतंत्र की व्यवस्था क्यों आज फेमस है पूरी दुनिया में, उस पर विचार विमर्श कर कर ही हम आगे बढ़ेंगे। बात सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, देखते हैं। 74 अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। 74 कहता है राष्ट्रीय विज्ञान की पाठ्य पुस्तक समानता प्रकरण के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान असमानता के बारे में संदर्भ, असमानता के बारे में संदर्भ क्यों रखी गई है? मतलब अमेरिका में जो असमानता आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर चल रहा था, रंग भेद का विवाद चल रहा था। मार्टिन लूथर जूनियर भी इस पर शामिल थे, अफ्रीका में अमेरिका में एक्टिव रहे हैं वो सब सारे, ठीक है। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, 9 में पढ़े होंगे, आप सब ग्रेजुएट है तो 9 तो पढ़ के निकले होंगे, है ना। तो इसको क्यों ऐड किया गया हमारे सिलेबस में, समानता को लेकर के क्यों इसको ऐड किया गया, अमेरिका के जो एलिमेंट्स हैं? कहता है ऑप्शन में, यह प्रदर्शित करना कि यह एक वैश्विक प्रघटना है। दूसरा है, यह प्रदर्शित करना कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, ये ऑप्शन सीधा हटाइए। तीसरा कहता है, मतलब 2 नंबर हटा दिया मैंने। तीसरा कहता है यह सिद्ध करना कि संयुक्त राज्य अमेरिका आदर्श लोकतंत्र नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है यार, है ना। अब आखिरी और पहला ऑप्शन बच रहा है, आखिरी है, यह सिद्ध करना कि भारत विश्व का सबसे लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं जी, ये भी कैंसिल है। तो अब बात आता है, ऑप्शन एक ही बचा हमारे पास, क्या बचा, यह प्रदर्शित करना कि यह एक वैश्विक प्रघटना है। मतलब ये जो समानता का जो विवाद है सिर्फ हमारे देश में नहीं है, एक विश्व की सबसे शक्तिशाली देश आज संयुक्त राज्य अमेरिका को माना गया, तो वहाँ भी असमानता को लेकर के विवाद चल रहे हैं। तो ये एलिमेंट इसलिए सिलेबस में जोड़ा गया है, ताकि इसको पता चले बच्चों को कि ये पूरा वैश्विक प्रघटना है, पूरा विश्व स्तरीय ये एलिमेंट घूम रहा है, सिर्फ हमारे भारत में नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। आगे चलते हैं, 75 कहता है कभी कभी इतिहासकारों को पुरातत्वविदों की तुलना
जासूसों से की जाती है, क्योंकि सही बात है, पुरातत्वविद क्या करते हैं, इतिहास क्या करते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स को खोजबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि भाई वो पुराना एलिमेंट कहाँ है, वो पुराने इमारत क्या कहते हैं, वो पुराने जंगल क्या कहते हैं, ये पुराने पेड़ क्या कहते हैं, ये पुराने हड्डियाँ क्या कहते हैं, ये पुरानी मिट्टी क्या कहते हैं, इसके कार्बन एलिमेंट कैसे हैं, है ना, ये पानी क्या है, ये पहले का वातावरण क्या था, सब कुछ क्यों करते हैं, क्योंकि खोजबीन करते हैं। तो बात वही जासूस कहेंगे ही। क्यों कहते हैं, अब मैंने इतना बता दिया, अब ऑप्शन मिल जाएगा। पहला कहता है वे अतीत के गोपनीय अभियानों के बारे में लिखते हैं। सिर्फ लिखते हैं भाई नहीं, इसको तो मैं कैंसिल करूंगा। कहता है वे अतीत के खजाने को खोजने में गोपनीय एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ये आंसर दिख रहा है मुझे। तीसरा कहता है वे अतीत के बारे में जांच पड़ताल करने के दौरान विभिन्न स्रोतों से संकेत लेते हैं। ये भी सही है। और चौथा कहता है वे स्वयं को जासूस की तरह छद्म रूप से प्रदर्शित करते हैं। वो खुद को प्रदर्शित करने में लगे नहीं रहते कि भाई हम एक जासूस हैं या फिर हम समथिंग ऐसा वैसा है ना, वैसा कोई बात नहीं है। सीधा सीधा आंसर एक आ रहा है, ऑप्शन 3 मुझे बेस्ट लग रहा है इस सभी में। देखिए ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे ये 3 लग रहा है। वे अतीत के बारे में, पहले अतीत अतीत वर्ड आ गया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में इतिहास का पुरातत्वविद शब्द जोड़ा गया, इसलिए मैं अतीत वर्ड पर शब्द पर बल दे रहा हूँ। वे जांच पड़ताल करने के दौरान विभिन्न स्रोतों को संकेत लेते हैं, एलिमेंट उठाते हैं और उसे काम करते हैं। तो इसका आंसर सी जाएगा 75 का। अब आते हैं 76। वीडियो कटेगा नहीं ना अपलोड करने पे, इतना छोटा छोटा अपलोड ही करते हैं ना, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, कहता है असमानता पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन कौन सा उपागम सर्वाधिक उचित है। ठीक है, सुबह सुबह यहाँ मेट्रो चलने लगती है ना तो पूरा एकदम क्या बोलूँ, इरिटेट लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। ठीक है, थोड़ा दूर रहता और आधा किलोमीटर दूर रहा, हाफ किलोमीटर, कोई बात नहीं। चलिए, अब यहाँ पर कहता है असमानता पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन उपागम सर्वाधिक उचित है। इसे कहते हैं इस पर वैसे चर्चा करना जैसे कि पाठ्य पुस्तक में दिया गया हूँ बहू हम उसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, विचार विमर्श नहीं करेंगे भाई, सीधा हटाओ इसे। बच्चा 3। दूसरा कहता है व्यक्तियों द्वारा असमानता का सामना करने को उजागर करना। तीसरा कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या और दहेज व्यवस्था आदि जैसे प्रकरणों पर बातचीत करना। ये बहुत मतलब गंभीर विवाद का एक टॉपिक दे दिया है, तो इसलिए मैं इसी के साथ बढ़ जाऊंगा। ऐसे आप पढ़ लेता हूँ। फोर्थ कहता है यहाँ पर समानता लाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उजागर करना। भाई उजागर करने वाले तो बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन ये जो विवाद है भ्रूण हत्या कन्या हत्या अक्सर चलता रहता है, तो इसी पर आंसर हम देंगे। ठीक है, ये असमानता इसलिए है कि महिलाओं के साथ भेदभाव शुरू से चलता आ रहा। आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा कि महिलाओं ने अपने समानता के लिए 10 सालों से पार्लियामेंट में बिल फेंक के रखा है। पढ़ा हुआ मतलब मैंने गलत वर्ड यूज किया, ठीक है, पढ़ा हुआ उनके समानता के संबंधी बिल जो हैं आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्लियर है, आगे मैं चलूँ। चलिए अब 77 क्या कहता है। 77 कहता है इतिहास पढ़ते समय क्या करना चाहिए, देखते हैं। निमोनिको, अच्छा निमोनिको मतलब निमोनिक्स जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, निमोनिक्स जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, स्मरण विधि की सहायता से सभी महत्वपूर्ण तिथियों को याद करना। मैंने पहले बताया था कि रटने या एग्जाम देने वाले ऐसा कोई एलिमेंट हमें लेना नहीं है, पहला उड़ा दीजिए। दूसरा है वंशों के उत्पादन और पतन के स्पष्ट चिन्हित करना, स्पष्टता चिन्हित करना, ठीक है। आगे कहते हैं कारणों और बच्चों के अपने अनुभव के प्रकाश में घटनाओं को अग्रेसित करने वाली प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए। और चौथा कहता है सामाजिक और राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं में अंतर करना चाहिए। देखिए सबसे पहले बच्चा के एलिमेंट जो खुद का होता है, अनुभव होता है, वो बहुत अच्छा होता है, करके सीखना, जॉन डीवी ने हमें बताया है, लर्निंग बाय डूइंग। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ये ऑप्शन सी जाएगा, कारणों। क्या कारण है, इतिहास हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके पीछे। दूसरा, बच्चों का अपना उसका अनुभव, वो भी तो कहानी सुनते होंगे दादी से, मम्मी से, पापा से, दादू से, है ना, सब सुनते, काकू से, ये लोग सुनते होंगे अपना, है ना, ओहो, ठीक है, ये सब वो सुनते हैं। तो वो अनुभव को अपने साथ शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, तो इससे क्या होता है, एक अच्छा मतलब समृद्ध और क्या बोलते हैं हेल्दी क्लास इन्वायरमेंट बनता है। बात समझ में आ गया, तो इसका आंसर सी जाएगा। क्लियर क्लियर, कारणों और बच्चों के अपने अनुभवों के प्रकाश में घटनाओं को अग्रेसित करने वाली प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, कोई बात नहीं वीडियो बड़ा बन रहा है बट आपके लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। कहता है सार्वजनिक मुद्दों पर बच्चों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर है। सबसे पहले लड्डू सा क्वेश्चन है, स्क्रैप बुक इसका आंसर होगा। मैं एक जल्दी से बता दिया क्यों, क्योंकि स्क्रैप बुक क्या होता है, एक तरह का डायरी होता है जिसमें मैं क्या करता हूँ, सब कुछ के पिक्चर्स चिपका के रखता हूँ, उसके बारे में कंटेंट लिख के रखते हैं, कुछ डिफरेंसेस लिख के रखते हैं, नोट बनाते हैं। स्क्रैप बुक वही होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, स्क्रैप बुक खूब यूज करते होगा स्कूल टाइम में, है
हैं, ये फ्रेंड ने लिख दिया है, उस फ्रेंड ने लिखा हमारे बारे में। सब क्या करते हैं, किसी टॉपिक के बारे में हम उसके बारे में पूरा केस स्टडी करते हैं, उसके बारे में एक एक एलिमेंट लिखते हैं। बात समझ में? स्क्रैप बुक क्या होगा, एक तरह का नोटबुक होता है, चार्ट क्या होता है, डायरी के समान होता है। चार्ट पेपर सब क्या होता है, एक चार्ट, सिंपली एक चार्ट बना के आपने रख देना, ऐसा नहीं है, ठीक है। भित्तियाँ, पत्रिकाएँ, वॉल मैगजीन्स वगैरह नहीं यार। और क्या, फ्लैश कार्ड, वो तो बात की बात है। अब स्क्रैप बुक में क्या होता है, सब कुछ उसमें एलिमेंट इकट्ठे करके हम लोग रखते हैं। अगले चलते हैं क्वेश्चन में 79 क्या कहता है। 79 कहता है इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक अध्याय के अंत में एल्सवेयर का बॉक्स देगा। एल्सवेयर क्या है मैं बताता हूँ। इतिहास इतिहास जब आप पढ़ते होंगे तो लास्ट में आपको एक बॉक्स दे दिया जाता है एल्सवेयर के नाम पर में, है ना। वो क्यों देता है, ताकि हम समकालीन मुद्दों पर विचार कर सके थे कि जिस तरह अभी मान लीजिए मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ 200 एडी के बारे में, 200 ईसा पूर्व के बारे में मान लीजिए अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 200 ईसा पूर्व सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में, दुनिया में भी तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना। तो उसी के समकालीन अध्ययन को बताने के लिए, उनकी जानकारी देने के लिए ही एल्सेवियर जोड़ा जाता है। बात समझ में? क्या ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए। दूसरा कहता है विद्यार्थियों के लिए अध्ययन को रोचक बनाने के लिए। तीसरा विद्यार्थियों के समान ज्ञान को बढ़ाने के लिए। या फिर दूसरा अंत है विश्व के सामाजिक घटनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए। तो आंसर मुझे मिल गया, विश्व के सामाजिक घटनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, कि वो सेम ही एक ही समय में वहाँ क्या हो रहा था और हमारे यहाँ क्या हो रहा था, उसको संबंध हम बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना मुझे? ठीक है, आगे मैं चढ़ूँ, मतलब आगे मैं बढ़ूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में 80 क्या कहता है, फटाफट अब स्पीड में मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। स्पीड में नहीं निकालूंगा, समझाऊंगा ही, ठीक है। इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक अध्याय में बहुत से स्रोत दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं भाई साहब? लेखकों की सृजनात्मक प्रतिभा प्रमाणित करने के लिए नहीं जी, ऐसी कुछ बात नहीं यार। लेखक वो क्रिएटिव है, तो अपने वो लिख कर ही बता दिए कि मैं क्रिएटिव है, उसको बताने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है एक से अधिक स्रोत हमेशा बेहतर होता है प्रमाणित देने के लिए, ऐसा भी कुछ बात नहीं है। तीसरा कहता है प्रकरण का चयन न्योचित ठहराने के लिए, सॉरी, प्रकरण का चयन न्योचित ठहराने का। दूसरा कहता है स्रोतों पर काम करने और निर्वाचन करने हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। देखिए ये मुझे सही लग रहा है कि उन बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करते हैं एलिमेंट्स को, है ना, है ना। पाठ्य पुस्तकों में इतिहास के स्रोत के एलिमेंट्स को हम लोग यदि ऐड करते हैं तो, है ना, तो बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा एक एक्टिव होते हैं कि हाँ इसके बारे में हम जान रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, अकबर के बारे में जान रहे हैं, बाबर के बारे में जान रहे हैं, है ना। हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में जान रहे हैं, हम महात्मा गांधी के बारे में जान रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान रहे हैं। तो इन सब एलिमेंट जो ऐड करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे, है ना, शैव धर्म क्या था, है ना, भागवत धर्म हमारा क्या था, सबके बारे में जानेंगे। तो मतलब एक तरह से एक इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट भी बनाता है ये जो सिलेबस ऐसा एलिमेंट होता है। तो क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है। 81 कहता है ब्रिटिश कालीन सरकारी अभिलेख वस्तुनिष्ठ इतिहास के लेखन में सहायता नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि देखिए ब्रिटिश काल में जो अभिलेख है वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर बात करना है, ठीक है। कहता है इसका एलिमेंट मुझे पता है क्या होना चाहिए, ठीक है, दिखाता हूँ मैं, बता देता हूँ एक लाइन में। इन अभिलेखों, और एक मिनट छुप गया यहाँ पर, है ना। कहता है इन अभिलेखों में घटनाओं का कालानुक्रम उल्लेख नहीं किया गया, भाई सब में उल्लेख किया गया है, ठीक है। दूसरा है इसमें केवल सहित सूचनाएं हैं, अरे ये भी हटाओ यार, ठीक है। ब्रिटिश ने अपने व्यक्तिनिष्ठ विचार रिकॉर्ड किए हैं और व्यक्तियों की भावनाओं की उपेक्षा की है। और अंतिम है वे केवल ब्रिटिश शासन की खुशनुमा तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। सब इसका सीधा सीधा आंसर जाएगा, पता है सी नंबर। क्यों बता रहा हूँ मैं, वो क्या किए कि सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो एलिमेंट को तैयार किए हैं, किताबों को, इतिहास को रचे हैं अपनी विचारधारा के अनुसार, दुनिया के स्तर से नहीं, है ना। हाँ, क्या हमसे वो पूछे गए थे कि आप अपने सामाजिक अनुभव को एक्सप्लेन करिए? नहीं, उन्होंने जो अनुभव किया, उन्होंने उनको जैसा लगा, छोटा लगा, नीच लगा, वैसा ही वो एक्सप्लेन करके चले गए हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इसका क्या होगा, वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड को तैयार कर दिए, इसलिए हमको हमारे लिए सही वो नहीं है, एक मतलब अच्छा सहायक सामग्री के रूप में हम यूज नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन में संचित अभिलेखों में होना चाहिए। तो इसका जो मूल्यांकन है उसमें क्या कौन से अभिलेख होने चाहिए, बात उस पर है। तो कहता है यहाँ पर विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा रिकॉर्ड। दूसरा कहता है विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासनहीनता की घटनाओं का रिकॉर्ड, अनुशासनहीनता घटनाओं का रिकॉर्ड है। विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमताओं, सामाजिक समायोजन को प्रगतिशील विकास रिकॉर्ड, और किसी
किसी भी विशिष्ट दिन विद्यार्थियों के व्यवहार का रिकॉर्ड, उसे वैसा कुछ बात नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी, यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन सी मिल रहे हैं हमें, है ना, ऑप्शन सी बहुत सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ऑप्शन सी सही है। विद्यार्थी की रुचि क्या है, उसमें अभी क्षमता क्या है, सामाजिक समय, उसमें जो प्रगतिशील रिकॉर्ड है हम उसको एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बोला था ना बच्चों को बीच में रखना है, तो विद्यार्थी की रुचि है, बच्चे की रुचि मिल गया ना, उसको सबसे पहले हमें नोटिस करना है। आगे चलते हैं। 83 क्या कहता है? 83 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। यहाँ कह रहा है भावना के विरुद्ध है। शिक्षा शास्त्र, सामाजिक विज्ञान जो शिक्षा शास्त्र है उसकी, उसके जो फीलिंग्स उसके अगेंस्ट है, कौन सा ऑप्शन जाता है सही? कहता है विद्यार्थियों के जीवन के संबंध बनाना, जीवन से संबंध बनाना। दूसरा है महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभवों को शामिल करना। तीसरा है विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षा में बैठाना। मैंने बोला था एग्जाम से संबंधित जैसे भी आएगा सीधा कैंसिल कर देना है। वैसे अनुभव का अभिकल्पना करना जो विद्यार्थियों में रुचि पैदा करे। यहाँ भी आ गया विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना, तो सीधा सीधी बात है ये सही हो जा रहा है। महत्वपूर्ण परिणाम अनुभव, ये भी अनुभव पर बात करें, ये भी सही है। लेकिन एक बात एलिमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, परीक्षा में बैठना, तो क्वेश्चन में विरुद्ध पूछा, मतलब नेगेटिव नकारात्मक सवाल है, इसलिए आंसर सी जा रहा है, बार बार सी जा रहा है, सब सी जा रहा है आंसर, देख रहे हैं यहाँ भी सी जा रहा है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में बैठना नहीं है भाई, उसके लिए हम नहीं करते, उसके जीवन से जोड़ना है विद्यार्थी का, सेंटर पर आ, उसके अनुभव को देखना है और उसके विद्या रुचि को भी देखना। सब बच्चों पर सेंटर लेकर के कोई ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन सी ऑप्शन नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? 84 कहता है कक्षा 8 में शिक्षक विद्यार्थियों से उसके गांव के प्रधान और सरपंच के नाम तथा जिम्मेदारियां पूछते हुए स्थायी स्वभाव सॉरी रुकिए एक मिनट, स्थायी स्वशासन अध्ययन को पढ़ाना शुरू करते हैं और इसके उपरांत वह पंचायती राज व्यवस्था की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। शिक्षक किस शिक्षण सूत्र का अनुपालन कर रहे हैं? आदत नहीं हिंदी में पढ़ने का, तो सडनली हिंदी पढ़ने से ही सब होता है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो बोल रहा है कि एक 8 क्लास का टीचर वो क्या करता है, वो अपने गांव के बारे में, वहाँ के प्रधान और सरपंच के बारे में सबसे पहले डिस्कस करता है, फिर बाद में जा करके उसके एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करता है कि वो क्या टर्म है, वो कंडीशन क्या है, कौन से संविधान में आते हैं, आर्टिकल्स क्या, किस भाग में रखा गया, कब उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत उसको लाया गया है, 1992 में लाया गया, 24 अप्रैल 1993 से उसे व्यवहारिक स्तर पर लाया गया। तो ये सब कुछ एलिमेंट है ना, तो ये जो क्या है, इसको क्यों है, तो ये जाता है सीधा सीधा ऑप्शन अमूर्त से मूर्त की ओर। अमूर्त क्यों हुआ? अमूर्त का मतलब हुआ जो हम सिर्फ महसूस करते हैं, मन में सोचते हैं, जिस पर चिंतन करते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते। मूर्त क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या करते हैं, इससे नज़र आ रहा है कि हाँ, में पंचायती राज है, सरपंच होते हैं, ये है। तो पहले आपको इमेजिन करवाया टीचर ने, पहले क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट करा। एक मिनट पॉज करिएगा, रुकिए। हाँ हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, वो आवाज़ दे रहे थे मशीन में कपड़ा डालने के लिए, है ना। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या थे, अमूर्त अमूर्त, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन है। आगे चलते हैं, क्या है 85 कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन में 85 कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन ने शुरुआत में क्या किया वो मूल्यांकन व्यवस्था को? ऑप्शन है आपके पास, पहला कहता है बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया। दूसरा कहता है बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया है। तीसरा अस्पष्ट बनाया है। अस्पष्ट बनाया है, ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है। सीधा सीधा इसे हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, गोली मार दीजिए, इसे एलिमिनेट कर दीजिए, पढ़िए ही मत। केवल वाले ऐसे शब्द, केवल सिर्फ एक ही टर्म को हम बात करेंगे, नहीं, संपूर्ण आता है तो 2 ऑप्शन हम यहीं पर एलिमिनेट कर दिए, बच गया हमारे पास एक और 2। अब बात करते हैं हम लोग, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को क्या किया है? सीधा सीधा आंसर यदि मैं जाऊँ तो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व, यहाँ भी चाइल्ड को मैं लेकर आ रहा हूँ सेंटर पर, तो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाला बनाया है। बात समझ में आ गया? ठीक है, मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ द इंटायर पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। क्लियर है? मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा, बट यहाँ पर ना एक्सप्लेन करने के लिए वो 1 घंटे का वीडियो 2 घंटा में बन जाएगा। इसलिए मैं हिंदी पढ़ देता हूँ, हिंदी वालों को मांग ज़्यादा है, इंग्लिश वाले हिंदी में ही पढ़ते हैं, पता है, आप भी भारतीय हो, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक उचित क्या है? देखो, सबसे पहली बात याद रखिए, किसी भी चीज़ को हम ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है, हाँ, ज्योग्राफी, भौगोलिक स्थिति को बच्चों को पढ़ाने का सबसे अच्छा एलिमेंट क्या होता है कि उसको प्रैक्टिकल स्थान पर ले जाकर के हम उसको दिखाएं, मूर्त रूप में उसे दिखाएं, अमूर्त रूप में ना दिखाएं। तो सीधा सीधा आंसर इसका विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना ही बेटर रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 87 क्या कहता है? 87 कहता है संसाधन प्रकरण पर पाठ योजना बनाते समय आपका पहला सोपान क्या होगा? अच्छा, बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं सोपान, याद एक चीज़ याद रखिए भाई, सोपान का मतलब होता है स्टेप, कदम।
है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, उद्देश्य निर्धारण करना। आपने पढ़ा होगा टीचिंग्स में क्या है, सोपान क्या होता है, ठीक है। वो उसे क्या बोलते हैं यार, हम लोगों ने बनाया था लेसन प्लान हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। मैंने बनाया था लेसन प्लान, बड़ा माथा खराब शुरुआत में लगा था, लेकिन जब बनने लगा तो बस बनने लगा, दनादन बनता चला गया, है ना। तो सबसे पहले उद्देश्य निर्धारण करते हैं कि भाई हमें करना क्या है, हमें घर बनाना है। अब वो घर क्यों बनाना है, उसके पीछे कारण है। जीवन अच्छा गुजारना है, सुखी से गुजारना है, जिसमें एक छोटा सा आंगन हो, जिसमें पूजा पाठ हम लोग कर सके, छोटे बच्चे खुशी खुशी इंडोर गेम खेल सके वहाँ पर, हमारे दादी दादा काकू काकी मम्मी पापा लोग इकट्ठे बैठ सकें, है ना। छोटा सा एक 2-3 बालकनी हो, या फिर एक ही बड़ा सा कोई बालकनी हो जहाँ पर सुबह में चाय पी सके, सब कुछ, है ना। घर का इन्वायरमेंट में बनाने लगा है, ठीक है। छत हो, खुला आकाश हो, रूम हो, सेपरेट रूम हो, अच्छे खिड़की से बने खिड़की युक्त रूम्स बने हों, है ना। तो एक क्या घर का निर्माण करना, तो कारण उसके पीछे हम लगाते हैं, क्लियर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है उपचारात्मक शिक्षण डैश विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता। जिसको उपचार किसको हम नहीं करते हैं, किसको हम दवाई नहीं देते हैं। ऑप्शन डिसलेक्सिया, भाई जिसे डिसलेक्सिया उसको तो हमको सिखाना ही होगा, ठीक है। तो ये तो ओके है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नहीं होगा। औसत से कम निष्पादन प्रदर्शित करने वाले, भाई जो औसत से कम है उसको भी सिखाना ही होगा, तो ये तो सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। औसत से अधिक निष्पादन प्रदर्शित करने वाले, भाई उसको भी सिखाना होगा, भाई बताना होगा कि भाई आप 9th में हैं तो आप ठीक है 10th 11th तक करिए, आप फ्री हैं, लेकिन ठीक है भाई, है ना। आपको भी एक एक वो क्या कहते हैं, लिमिट में रह करके काम करना होता है। लेकिन एक प्रतिभाशाली है ना, जो एक क्रिएटिव माइंड वाले जो होते हैं ना, उनको आप यदि नहीं भी बताइएगा तो किसी ना किसी तरीके से खुद से करके वो सोल्यूशन ढूंढ निकालेगा। बात सही है। आगे चलते हैं। मेरे ये रिकॉर्ड हो रहा ना, हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 माइक्रो टीचिंग के बारे में सवाल है। माइक्रो टीचिंग क्या है, ये भी लड्डू सा क्वेश्चन है। ये क्या करता है, विद्यार्थियों के समूह व्यवहार को अवलोकन करते हुए पढ़ाना, शिक्षण अभ्यास आयोजित करना, विद्यालय में विद्यार्थियों के नित्य चर्चा का सूक्ष्म प्रबंधन और छोटे समूहों में विद्यार्थियों को पढ़ाना। माइक्रो टीचिंग में हम लोग क्या करते हैं, छोटे से ग्रुप में हम लोग टीचिंग एक्टिविटी करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ। तो क्या है, एक तरीके से ये क्या है, शिक्षण मतलब शिक्षण अभ्यास आयोजित करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें एक छोटा सा मुझे विवाद लग रहा है, ठीक है। बहुत जगह मैंने देखा है आंसर ये भी जाता है, लेकिन माइक्रो टीचिंग एक तरीके से क्या है, छोटे समूह में विद्यार्थियों को पढ़ाना। देखो विद्यार्थियों को पढ़ाना छोटे समूह में ऐसी कुछ एलिमेंट है नहीं, ठीक है। अब विद्यार्थियों के सूक्ष्म व्यवहार का अवलोकन, सूक्ष्म व्यवहार का सिर्फ अवलोकन करेंगे, नहीं ये भी नहीं जाएगा। तो कभी कभी आपको पता है ये ऑप्शन ये भी मुझे नज़र आया है और ये भी नज़र आया, मतलब 4 भी बहुत जगह मुझे दिखा है और 2 भी दिखा है, लेकिन मैं जाऊँगा इसके साथ। शिक्षण अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं माइक्रो टीचिंग में हम लोग। बात समझ में आ गया। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है मई 2012 का, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान, अच्छा इस यही क्वेश्चन मैं बोलने वाला था आपको, यही क्वेश्चन मुझे फंसाया था, और आज में मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखिए टीचर होना, हर चीज़ आना पॉसिबल नहीं है, है ना। चलिए क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष में सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को, तो सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को क्या कहता है, देखो कक्षा में होने वाली चर्चाओं पर नोट्स बनाने के लिए कहना। सबसे पहली बात, हमें सीडीपी कहता है कि नोट्स निर्माण करने पर बल नहीं देना चाहिए, ठीक है। नोट्स निर्माण पर हमें बल नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, मुझे पेन नहीं पकड़ाऊँ ठीक से, है ना। तो लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो जिस टॉपिक पर यदि हम जो बात कर रहे हैं उस पर यदि वो बच्चे छोटे छोटे बुलेट पॉइंट बना लेना, तो क्या होता है उसके भविष्य में काम आएगा, लर्निंग बाय डूइंग में उसे काम होगा, कोई प्रोजेक्ट बनाने में उसे काम आएगा। अब ऑप्शन में पढ़ दूँ क्या, नहीं मैं बता देता हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर ले आकर छोड़ देता हूँ और आंसर मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ। यदि डाउट होगा इस पर तो आप यदि बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए तो ये खत्म हुआ। फिर मैं कल लेकर आऊँगा इससे आगे का 2011 का यदि किसी के पास है क्वेश्चन पेपर, तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कर दीजिए, मुझे मेल कर दीजिएगा। मेल मैं आपको नहीं दिया था ना, ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा। मैं मुझे कंडीशंस नहीं पता यूट्यूब का क्या कंडीशन है, मेल में उसमें दूँ या ना दूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। वैसे मैंने अपने ग्रुप का लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, फिर से मैं डाल दूंगा, और फॉलो इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल दिया और फेसबुक ग्रुप का भी मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा। फिर मिलता हूँ मैं, और वीडियो को पूरा से पूरा शेयर करिए कि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए अगले पार्ट को। धन्यवाद। वीडियो जरूर देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।